प्रिय बच्चों, मैं हूं धर्मेंद्र सिंह और डीएसटीसी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए बच्चों, वीडियो शुरू कर लेते हैं। बच्चों, इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे कक्षा 10 गणित एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, और इसकी एक्सरसाइज है 3.2 और इसका सवाल नंबर 4 करेंगे बच्चों इस वीडियो में। तो सवाल नंबर 4 है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत हैं? यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। यानी कि सबसे पहले तो इसमें बताना है कि जो युग्म हमें दे रखा है समीकरण युग्म, वो संगत है या असंगत, और अगर संगत है तो उसे ग्राफीय विधि से हल भी, उसका जो है ग्राफीय विधि से हल भी ज्ञात करना है, और अगर असंगत है तो बस उसको वहीं पर छोड़ देंगे जब हमें पता चल जाएगा कि ये जो है मतलब जो समीकरण युग्म हमें दे रखा है वो क्या है, असंगत है। तो लिखने के बाद कि अतः दिया गया समीकरण युग्म असंगत समीकरण युग्म है, उससे आगे जो है इसे हल नहीं करेंगे। तो अब इसमें जो है देखिए, जैसे सवाल नंबर हमने 3 किया था, 3 में भी यही था कि हमें पता लगाना था, इसमें बताना था कि दिया गया जो समीकरण युग्म है वो क्या है, संगत है या असंगत। तो इतना काम हमें इसमें भी करना है, और अगर इसमें संगत जो समीकरण युग्म है संगत आएगा तो उसे आगे जो है ग्राफीय विधि से हल भी करना है। यानी कि जो समीकरण युग्म हमें दे रखा है उसका ग्राफीय विधि से हल भी ज्ञात करना है। तो चलिए इसका प्रश्न नंबर 4 का जो पहला खंड है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें बच्चों देखिए, मुझे पता है इसमें कि कौन सा खंड इसमें संगत है या कौन सा खंड असंगत है। तो इसका जो पहला खंड है वो संगत आएगा, इसलिए जो है उसका ग्राफीय विधि से हल भी हमें दिखाना पड़ेगा। इसलिए मैं जो हूँ इसको ग्राफ की कॉपी है इस पर ही इसको करता हूँ इस सवाल को। तो यहाँ पर जो चौथे का जो पहला खंड है वो लिख लेता हूँ इसमें समीकरण है, यानी कि सबसे पहले एक्सरसाइज लिखता हूँ। तो एक्सरसाइज है इसमें हमारी 3.2। तो एक्सरसाइज है 3.2 और सवाल नंबर है 4 और चौथे का पहला। तो इसमें जो समीकरण हमें दे रखी है, सबसे पहले हम वे समीकरण लिख लेंगे। तो इसमें जो समीकरण है, पहली समीकरण दे रखी है x + y और बराबर में दे रखा है 5। तो सबसे पहले मैंने बताया था बच्चों कि इसे जो भी समीकरण है तो हम इसको जो है ax + by + c = 0 के रूप में लिखते हैं। यानी कि ax + by + c = 0 के रूप में लिखेंगे। तो इस रूप का लिखना जरूरी है। तो यहाँ पर 5 को इस पक्ष में ले आएंगे LHS में, यानी कि x और प्लस बाई ऐसा कैसी, और 5 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस का है और बराबर में 0। तो यहाँ से ये समीकरण हो गई 1। तथा दूसरी जो समीकरण हमें दे रखी है वो दे रखी है 2x + के कितना 2 बाई और बराबर में दे रखा है 10। तो इस 10 को भी हम इस पक्ष में लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 2x + के कितना 2 बाई और माइनस के कितना 10, क्योंकि 10 इधर प्लस में इधर आके माइनस का हो जाएगा और बराबर कितना 0। तो ये हो गई हमारी समीकरण 2। तो यहाँ पर देखिए, अब जो पहली वाली जो समीकरण है इसकी तुलना कर देंगे हम। तो समीकरण 1 की तुलना a1x + b1, क्योंकि पहली समीकरण है तो इससे तुलना करेंगे a1x + b1 y + c1 = 0 से करने पर। तो पहली समीकरण की जो तुलना है, यानी कि समीकरण 1 की तुलना हम इस समीकरण से करेंगे। तो यहाँ पर a1 का जो मान है, देखिए बच्चों यहाँ पर a1 का मान कितना आ जाएगा। देखिए यहाँ पर a1 क्या है, x का गुणांक है। तो यहाँ पर x का गुणांक कितना है, जब कुछ भी नहीं है तो कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर कितना है 1, और y का गुणांक भी कितना है यहाँ पर 1। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो a1 का मान कितना आ जाएगा 1 और कोमा b1। तो b1 का मान कितना आ जाएगा, इसका मान भी 1 आ जाएगा। a1 का मान भी प्लस में है, प्लस का 1, और b1 का मान भी प्लस का 1 है, कोमा c1। तो c1 का मान कितना आ जाएगा, c1 का मान है इसमें -5। तो अब समीकरण 2 जो है इसकी तुलना करेंगे हम। तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 2 की तुलना a2x + b2y + c2 = 0 से करने पर। तो समीकरण 2 की तुलना इस समीकरण से करेंगे तो यहाँ पर जो है a2 का मान कितना आ जाएगा, a2 का मान आ जाएगा इसमें, a2 का मान आ जाएगा 2 प्लस के, और कोमा b2 का मान आ जाएगा कितना प्लस के 2, प्लस लगाने की आवश्यकता नहीं है शुरू में, और कोमा c2। तो c2 का जो मान है यहाँ पर कितना आ जाएगा, -10।
तो इसमें देखिए बच्चों सबसे पहले हम a1/a2 का मान निकालेंगे। तो a1 का मान कितना है 1 और a2 का मान कितना है 2। तो a1/a2 का मान यहाँ पर कितना आ गया है 1/2। तो अब हम इसमें b1/b2 का मान निकालेंगे। तो b1 का जो मान है वो कितना है 1 और b2 का मान कितना है 2। तो देखिए बच्चों यहाँ पर a1/a2 और b1/b2 के जो मान है वो दोनों मान बराबर आए हैं। और यहाँ पर देखिए ये दोनों मान अगर बराबर आते हैं तब हम c1/c2 का मान भी निकालते हैं। और अगर ये दोनों मान अगर बराबर नहीं आते हैं तो c1/c2 का मान निकालने की कोई भी आवश्यकता नहीं है बच्चों। तो यहाँ पर देखिए c1 का जो मान है वो कितना है -5 और बटे c2 का जो मान है वो कितना है -10। तो यहाँ पर माइनस से माइनस कट जाएगा और इसको सरलतम रूप में हम लिख सकते हैं कितना 5 से कट जाएंगी दोनों संख्या है 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। तो c1/c2 का जो मान है वो भी कितना आ चुका है हमारे पास 1/2। तो देखिए बच्चों इसमें तीनों जो मान हैं ये यानी कि a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 तीनों के मान क्या हैं बराबर आए हैं। तो अब हम इसमें लिख लेंगे चूँकि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो देखिए बच्चों इसका मतलब क्या है कि अर्थात दोनों समीकरणों द्वारा निरूपित रेखाओं के अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर देखिए ये जो कंडीशन थी हमारी वो क्या थी कि चूंकि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो ये जो कंडीशन है हमारी दोनों रेखाओं के समपाती होने की कंडीशन है। तो इस समपाती होने की जो कंडीशन है इसमें जो समीकरण युग्म हमें दे रखा है यानी कि जो दोनों समीकरण दे रखी हैं उसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो इसमें हमने लिख लिया है कि अर्थात दोनों समीकरण द्वारा निरूपित रेखाओं के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः। तो इस कंडीशन में जो समीकरण युग्म हमें दे रखा है वो संगत समीकरण युग्म होता है जो समपाती होने की कंडीशन है या अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। इसमें जो कंडीशन होती है हमारी यानी कि अगर ये कंडीशन हमारी आ जाती है ये प्रतिबंध आ जाता है यानी कि जो रेखाएं हैं वे समपाती आ जाती हैं या ऐसे भी कह सकते हैं कि अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो ये अगर कंडीशन हमारी आ जाती है तो इसमें जो समीकरण युग्म हमें दे रखा है वो कौन सा समीकरण युग्म होता है संगत समीकरण युग्म होता है। तो इसमें हम लिख लेंगे अतः दिया गया समीकरण युग्म संगत समीकरण युग्म है। अतः दिया गया समीकरण युग्म संगत समीकरण युग्म है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर अब थोड़ी सी बात ये समझिए बच्चों कि अगर यहाँ पर आ जाता असंगत, ठीक है बच्चों, यहाँ पर कोई ये कंडीशन जो समांतर होने की कंडीशन है वो आ जाती है यानी कि यहाँ पर अगर आ जाता हमारा कि दिया गया समीकरण युग्म असंगत समीकरण युग्म है तो केवल बस इस सवाल को यहीं तक हल करते। तो यहाँ पर आया है हमारा क्या संगत समीकरण युग्म। तो संगत समीकरण युग्म है तो ये जो समीकरण हमें दे रखी है समीकरण 1 और 2 इनका जो है ग्राफीय विधि से हल भी ज्ञात हमें करना है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ग्राफीय विधि से हल। तो यहाँ पर देखिए बच्चों इसमें जो है ग्राफीय विधि से हल भी ज्ञात करना है अगर समीकरण युग्म संगत समीकरण युग्म आता है। तो यहाँ पर हमारा जो समीकरण युग्म है वो संगत समीकरण युग्म आया है। तो यहाँ पर हमने लिख लिया है ग्राफीय विधि से हल। तो यहाँ पर ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करेंगे इसका। तो यहाँ पर हम सबसे पहले समीकरण 1 ले लेते हैं। तो समीकरण कितनी है समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 कितनी है समीकरण 1 है x + y - 5 बराबर 0। तो x + y - 5 बराबर कितना 0। x
x प्लस बाई माइनस 5 बराबर 0। ये समीकरण है हमारी पहली। तो यहाँ से हम x या y का मान निकाल लेंगे। तो चलिए हम यहाँ से जो है x का ही मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर x का जो मान है बच्चों, देखिए इसमें x का मान कितना आ जाएगा। देखिए 5 इधर जाएगा, इधर माइनस में इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और y इधर प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से x का जो मान है y के पदों में कितना आया है, 5 माइनस के y। तो यहाँ पर अब हम सारणी बना लेंगे। तो सारणी में जो है कम से कम हम 3 मान जरूर निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस पक्ष में देखिए बच्चों, यहाँ पर RHS में जो चर आया हुआ है इसको हम ऊपर लिखेंगे, यानी कि y आया हुआ है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम y, यानी कि y के मान रखेंगे तो x के आ जाएंगे, y का मान रखेंगे तो x के आ जाएंगे। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर x का जो मान है हमारे पास वो कितना है, यानी कि y के पदों में जो मान है x का वो कितना है, 5 माइनस के y। तो यहाँ पर लिख लेंगे x बराबर कितना, 5 माइनस के y। तो इसमें देखिए बच्चों y के मान हम रखेंगे। तो y का जो मान है वो हम इसमें कितना रखेंगे, इसमें जो है हम 0 रख लेते हैं। तो हमने जो है 0 रख लिया है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर जब हमने y का मान जब हमने 0 रखा, तो यहाँ पर जब हम 0 रखेंगे तो 0 हट जाएगा, कितना बचेगा, 5। यानी कि 5 में 0 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5। और यहाँ पर अब हम रखेंगे कितना, 1। तो यहाँ पर 5 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4। और अब हम रखेंगे कितना, 2। तो यहाँ पर जब हम 2 रखेंगे तो 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3। तो यहाँ पर देखिए बच्चों अब हम लिख लेंगे इसमें समीकरण 1 से प्राप्त बिंदु, समीकरण 1 से प्राप्त बिंदु कितने हैं, a। तो देखिए बच्चों यहाँ पर पहले x का मान लिखते हैं और फिर कोमा y का मान। तो x का मान कितना है, 5, और कोमा y का मान कितना है, 0। यानी कि 5,0 और कोमा b बिंदु कितना है, 4,1 तथा c बिंदु कितना है, 3,2। तो 3,2 है। तो समीकरण 1 से प्राप्त बिंदु a इतना है, b ये है और तथा c ये है। तो हमने इसमें लिख लिया है। तो अब आगे समीकरण अब हम ले लेंगे 2। तो समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 जो थी हमारे पास, देखिए बच्चों कितनी थी, 2x प्लस 2y माइनस के 10 बराबर 0। तो यहाँ पर है 2x प्लस कितना, 2y और माइनस कितना, 10 और बराबर में कितना है, 0। तो यहाँ से देखिए बच्चों सबसे पहले तो इसमें कॉमन है हमारे पास कितना, 2। तो 2 कॉमन है। तो यहाँ पर देखिए 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 बाहर आ चुका है, x बचाइए, और प्लस 2 बाहर आ चुका है, y बचाइए, और माइनस के 2 पंजे 10। तो यहाँ पर अब देखिए ये जो 2 है यहाँ पर इन सभी पदों की गुणा में है, इधर जाएगा तो ये बटे में यानी कि भाग में चला जाएगा। तो जब ये 2 इधर जाएगा तो ये आ जाएगा 0/2। तो इसका मान कितना होगा, 0। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट ही लिख देते हैं x प्लस y और माइनस के कितना, 5 और बराबर में कितना, 0। तो यहाँ से हम x का मान निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, x बराबर, आपकी मर्जी है x का मान निकालिए या y का मान निकालिए। तो यहाँ पर हम x का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर जो है देखिए 5 को इधर लेके जाएंगे, x का मान निकालने हैं। तो यहाँ पर ये 5 जो है माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा, और ये y इधर प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए बच्चों यहाँ पर जो हमारी समीकरण आई है वो कितनी है, x बराबर 5 माइनस के y। तो ये समीकरण बिल्कुल ऐसी ही है जैसी समीकरण हमारी पहली आई थी, यानी कि ये वाली जो समीकरण आई थी। तो अब बच्चों मेरी जो बात है वो ध्यान से समझनी है आपको। देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ, मुझे पहले से ही पता था कि दोनों समीकरण एक सी आएंगी। क्यों? क्योंकि अगर हमारे यहाँ पर जो प्रतिबंध है ये आता है, यानी कि संपाती होने का प्रतिबंध आता है, तो इस कंडीशन में जो हमारी दोनों समीकरण हैं वे दोनों समीकरण एक सी ही होती हैं। तो यहाँ पर देखिए दोनों समीकरण एक सी होती हैं, लेकिन भले से ही इसमें देखिए ये x प्लस y माइनस के 5 है। तो यहाँ पर अगर हम इस समीकरण में से 2 कॉमन ले लेते हैं तो जो समीकरण बचेगी वो भी यही होगी। तो यहाँ पर x प्लस y माइनस के 5 है। तो देखिए जब हमने यहाँ पर कॉमन लिया था तो हमारे पास यही समीकरण बची थी, x प्लस y माइनस 5 बराबर 0। तो ये बिल्कुल समीकरण एक ही है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों ध्यान से समझना, जब दोनों समीकरणें हमारी एक सी होती हैं तो यहाँ पर जो बिंदु हमारे ऊपर हैं, यानी कि जैसी समीकरण हमारी एक थी वैसी ही ये दूसरी वाली भी है। तो यहाँ पर इतना जो हिस्सा है ये वाला जो हिस्सा है समीकरण 2 से, इसको करने की आवश्यकता नहीं है, केवल यहीं तक रहने देंगे। यहाँ पर जो 3 बिंदु हमने निकाले थे A B C,
है यहाँ तक ही रहने देंगे और हम यहाँ पर इधर जो है ग्राफ बना देंगे, तो भी आपका जो प्रश्न है बिल्कुल सही रहेगा और आपका कोई भी नंबर एग्जाम में इसमें नहीं कटेगा अगर इस तरीके से करते हैं तो। अब देखिए यहाँ पर मैं जो है यहाँ पर दूसरी जो समीकरण है वो भले से ही पहली समीकरण जैसी है, तो यहाँ पर मैं किस तरीके से कराऊंगा कि यहाँ पर मैं समीकरण 2 भी लूँगा। तो यहाँ पर देखिए चाहे तो आप इसको यहाँ से आगे सवाल को मत करना, यानी कि इतना हिस्सा जो यहाँ पर होगा जैसे ये पहला वाला करा है इतना हिस्सा आप हटा सकते हो, कोई आवश्यकता नहीं है इसको करने की। लेकिन मैं दोनों समीकरणों से ही आपको ये सवाल करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पर चलिए देखिए बच्चों, यहाँ पर जो समीकरण है हमारी 2, ये भी समीकरण पहले जैसी ही आ चुकी है। तो यहाँ पर जो बिंदु हैं हम सभी बिंदु जो है एक से नहीं लेने के हैं, तो यहाँ पर देखिए हम अलग बिंदु लेंगे। यानी कि यहाँ पर तो हमने y का मान 0 रखा था, 1 रखा था, 2 रखा था, तो यहाँ पर चाहे तो दोबारा से यही मान रख लीजिए और चाहे जो है अलग मान भी हम रख सकते हैं। तो इसमें हम अलग मान रखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं सारणी बना लेता हूँ। तो इसमें भी कम से कम जो है हमें 3 मान लेने हैं। तो अगर जो ये समीकरणें हमारी आती हैं, ये समीकरणें अगर भारी होती हैं तो कम से कम हम 2 मान हमें लेने अनिवार्य हैं। 2 मान तो हमें लेने ही हैं। और अगर ज़्यादा भारी इक्वेशन, ये ज़्यादा भारी समीकरण नहीं है, तो कम से कम हम 3 मान लेते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पर ये y का मान रखेंगे, यानी कि y का मान रखेंगे तो x का मान निकल जाएगा, x बराबर 5 माइनस के y से, यानी कि x बराबर 5 माइनस के y। तो देखिए बच्चों यहाँ पर पहले तो हमने रखा था 0, 1, 2, तो यहाँ पर हम अगले वाले मान रख लेते हैं। यानी कि इसमें रख लेंगे हम कितना, 3 रख लेंगे। तो यहाँ पर जब हम 3 रखेंगे तो देखिए 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। और इसके बाद हम 4 रख लेंगे, तो यहाँ पर 5 में से जब हम 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बच जाएगा। और यहाँ पर देखिए अब हम 5 रखेंगे तो 5 में से y का मान कितना रख रहे हैं, 5, तो 5 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 0। तो देखिए बच्चों यहाँ पर भले सी समीकरण ने हमारी एक सी थी, लेकिन बिंदु हमने जो है अलग अलग प्राप्त कर लिए हैं। तो यहाँ पर अब हम लिख लेंगे कि समीकरण 2 से प्राप्त बिंदु, समीकरण 2 से प्राप्त बिंदु, तो समीकरण 2 से प्राप्त बिंदु कितने हैं बच्चों, यहाँ पर ए बी सी तो यहाँ तक आ चुके हैं, सी तक यहाँ पर आ चुके थे। तो यहाँ पर हम आगे से ही लिख लेंगे, डी बिंदु से कर लेंगे। तो डी तो पहले x का मान लिखेंगे और फिर कोमा y का मान लिखेंगे, तो 2, 3 और कोमा कितना, ए बी सी डी ई। तो ई कितना है, ए कोमा कितना 4, तथा एफ बिंदु कितना है, एफ बिंदु है हमारे पास 0,5। तो है यहाँ पर लिख लिया हमने है। तो यहाँ पर समीकरण 2 से प्राप्त बिंदु डी बिंदु कितना है, 2,3 और ई बिंदु कितना है, 1,4 और एफ बिंदु कितना है हमारे पास 0,5, ये हमने लिख लिया है। तो देखिए बच्चों दोबारा से बता देता हूँ ये बात मैं कि दोनों समीकरण हमारी एक सी आई थी, इसलिए यहाँ पर इतना हिस्सा देखिए, इतना हिस्सा आपको करने की दोबारा से आवश्यकता नहीं है। और अगर नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, मत करना, यहाँ पर रहने देना। यानी कि केवल बस जो सवाल मैं सारा कराऊंगा कंप्लीट, उसमें से चाहे तो इतना हिस्सा जो है आप निकाल सकते हो, क्योंकि इसका इधर ग्राफ भी बनेगा। तो जो ये वाले बिंदु आए हैं इस ग्राफ में जो है वे वाले बिंदु भी जो ये वाले बिंदु हैं, ये वाले बिंदु भी मत दिखाना। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, वैसे तो आपको सवाल वैसे ही करना है जैसे मैं करा रहा हूँ, लेकिन बस मैंने बता दिया है कि ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर सवाल आपको वैसे ही करना है जैसे मैं करा रहा हूँ ये सवाल। तो यहाँ पर देखिए अब हम देखिए इसमें जो है ग्राफ बना लेंगे। तो समीकरण 1 से प्राप्त बिंदु ये हैं और समीकरण 2 से प्राप्त बिंदु हमारे पास ये हैं। तो चलिए यहाँ पर जो है सबसे पहले हम ग्राफ बनाते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर कोई भी मान हमारे पास जो है क्या है, माइनस में नहीं है, ना तो इसमें है और ना ही इसमें है, कोई सा भी मान हमारे पास माइनस में नहीं है। तो यहाँ पर जो ग्राफ हम बनाएंगे, जो अक्ष हम बनाएंगे, उसमें माइनस वाले बिंदु दिखाने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों ग्राफ, चलिए मैं सबसे पहले अक्ष खींच लेता हूँ। तो देखिए बच्चों इसके अक्ष जो है मैंने खींच लिए हैं। तो यहाँ पर ये है x अक्ष और ये है हमारे पास y अक्ष। तो यहाँ पर देखिए बच्चों सबसे पहले यहाँ पर होता है मूल बिंदु, जिसके निर्देशांक होते हैं 0,0, लेकिन यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 0 ही लिख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले देखिए x अक्ष पर जो सबसे बड़ा मान है वो कितना है हमारे पास, यानी कि x का जो सबसे बड़ा मान हमारे पास है वो 5 है। और यहाँ पर x का सबसे बड़ा मान कितना है, 2, यानी कि 5 और 2 में जो सबसे बड़ा है वो कितना है,
5 है तो यहाँ पर 5 बिंदु तक चलना आवश्यक है, इससे आगे चलने की आपकी मर्जी है, चलो या मत चलो। तो यहाँ पर देखिए 5 बिंदु तक हम चलेंगे, यानी कि यहाँ पर जो बिंदु है हम 5 नंबर तक जरूर दिखाएंगे। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, इससे आगे अगर 6 नंबर भी लिखना है तो लिख सकते हैं, वरना कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5। तो इसके बाद देखिए बच्चों यहाँ पर अब y का मान देखिए, तो y का सबसे बड़ा मान यहाँ पर हमारे पास कितना है 2, और यहाँ पर सबसे बड़ा जो मान है हमारे पास कितना है y का 5। तो 2 और 5 में जो दोनों में बड़ा जो मान है वो कितना है 5। तो 5 नंबर तक यहाँ पर भी हमें चलना ज़रूरी है। तो यहाँ पर चलिए देखिए बच्चों 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5। तो देखिए बच्चों अब इसमें जो हमारा ए बिंदु है वो दर्शाते हैं। तो ए बिंदु हमारे पास 5,0, तो यानी कि सबसे पहले हम 5 यानी कि एक्स अक्ष पर 5 चलेंगे और वाई अक्ष पर 0 चलेंगे। तो 0 यानी कि कुछ भी नहीं चलना। तो यहाँ पर एक्स अक्ष पर सबसे पहले 5 चलिए, तो 5 पर हम आ चुके हैं। तो और इसके बाद वाई अक्ष पर यानी कि वाई का जो मान है वो चलना है हमें 0, यानी कि बिल्कुल भी कुछ भी नहीं चलना, ना ऊपर ना नीचे। तो यहीं पर है वो बिंदु कितना है, यानी कि यहीं पर दिखा देंगे ये बिंदु कितना है 5,0। तो यहाँ पर चलिए हम बाद में लिखेंगे इसे अभी। तो यहाँ पर जो बी बिंदु है हमारे पास वो कितना है 4,1, यानी कि एक्स अक्ष पर चलना है 4। तो चलिए 4 पर हम आ चुके हैं, और इसके बाद वाई अक्ष पर चलना है कितना 1, वो भी प्लस के। तो प्लस के 1 जो है वो ऊपर है, यानी कि यहाँ पर हम आ चुके हैं ये। तो हमारे पास जो बिंदु है वो ये है, और ये बिंदु कितना था बी, और ये बिंदु कितना था ए। तो ए जो बिंदु है वो था हमारे पास, ए बिंदु था 5 और कोमा कितना 0, और बी बिंदु कितना था हमारे पास 4 और कोमा कितना 1। तो इसके बाद सी बिंदु देखते हैं। तो सी बिंदु है हमारे पास कितना 3,2, यानी कि एक्स अक्ष पर चलेंगे 3। तो चलिए हम एक्स अक्ष पर 3 पर आ चुके हैं, और इसके बाद वाई अक्ष पर यानी कि वाई का जो मान चलना है वो हमें प्लस के 2, यानी कि ऊपर की दिशा में चलना है इधर। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं यहाँ। तो ये बिंदु जो है हमारा है ये, तो ये बिंदु है सी, और इसके जो निर्देशांक है वे कितने हैं 3,2। तो यहाँ पर ये कितने हैं 3,2। तो अब इसके बाद देखिए तीनों बिंदु हमने दिखा दिए हैं। तो यहाँ पर चलिए इसमें जो है हम जो है ये इन बिंदु से जो रेखा आ रही है वो हम खींच लेते हैं। तो देखिए बच्चों ये रेखा मैंने खींच ली है, और इसके बाद जो दूसरी समीकरण से जो प्राप्त बिंदु है वे भी हम दर्शाएंगे। तो डी बिंदु है हमारे पास 2,3, यानी कि एक्स अक्ष पर चलना हमें 2 और वाई अक्ष पर चलना हमें कितना 3। तो चलिए यहाँ पर देखिए एक्स अक्ष पर आ जाते हैं हम कौन से बिंदु पर 2 पर, और 2 के बाद वाई अक्ष पर जो हमें बिंदु चलना है वो चलना है 3। तो यहाँ पर 3 है ये, यानी कि 1 2 3, यानी कि यहाँ पर आ जाएंगे। तो यहाँ हम आ चुके हैं। तो ये जो बिंदु है हमारे पास वो कितना है, ये है डी, और इसके जो निर्देशांक है वे हैं कितने 2, कितने 3। इसके बाद अगला जो बिंदु है वो है ई, और ई के निर्देशांक कितने हैं 1,4, यानी कि एक्स अक्ष पर हम चलेंगे कितना 1 और वाई अक्ष पर चलेंगे 4। तो यहाँ पर जो है देखिए बच्चों सबसे पहले एक्स अक्ष पर हमें कितना चलना है 1, और 1 पर हम आ चुके हैं, और वाई अक्ष पर चलना है कितना 4। तो यहाँ पर 1 2 3 4, यानी कि यहाँ पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर हम आ गए हैं, और ये बिंदु है हमारा कितना ई, और ई के जो निर्देशांक हैं वो निर्देशांक है 1, कितना 4। ई के जो निर्देशांक हैं बिंदु ई के जो निर्देशांक है वे कितने हैं 1,4। तो चलिए अगला बिंदु है हमारे पास एफ। तो एफ बिंदु की जो निर्देशांक है वे हैं 0,5। तो यहाँ पर 0 यानी कि एक्स अक्ष पर चलना है 0, यानी कि ना तो इधर चलना है और ना ही इधर चलना है, बिल्कुल हमें 0 पर ही रहना है। और इसके बाद वाई अक्ष पर चलना है कितना 5। तो प्लस के 5 चलना है तो ऊपर चलेंगे, यानी कि 1 2 3 4 5, यानी कि हमारा जो बिंदु है वो है ये, यहाँ पर हम आ जाएंगे। और ये बिंदु है हमारा कितना एफ, और एफ बिंदु के जो निर्देशांक है वे कितने हैं 0 और कोमा कितना 5। तो एफ बिंदु के जो निर्देशांक है वे कितने हैं, एफ बिंदु के निर्देशांक है 0,5। तो 0,5 ये भी हमने दिखा दिया है। तो यहाँ पर देखिए इस समीकरण से जो बिंदु हमने दर्शाए थे यहाँ पर इनके लिए जो रेखा आ रही है वो भी हम खींच लेंगे।
तो बहुत ही ध्यान से खींचेंगे बच्चों। तो यहाँ पर एक बात और मैं आपको अभी बताऊंगा इसमें, देखिए ये, तो यहाँ पर ध्यान से देखना बच्चों, क्योंकि अब देखिए इसमें जो हमारी जो समीकरणें थी वे क्या आई थी, जो प्रतिबंध हमारा आया था, दिखा देता हूँ। ये जो प्रतिबंध आया था ये आया था हमारा संपाती होने का। तो संपाती होने की कंडीशन के अनुसार मैंने बताया था, ये जो है पिछली वीडियो में बताया था, मुझे ध्यान नहीं रहा कि कौन सा पार्ट है वो, जिसमें मैंने बताया था कि संपाती होने की कंडीशन में ये जो है इस तरीके से आ सकती हैं। हाँ, इसकी जो ये एक्सरसाइज जो चल रही है बच्चों 3.2, इसका जो पहला वाला पार्ट था उसमें मैंने ये तीनों प्रतिबंध बताए हैं। उसी में मैंने समझाया था कि संपाती होने की कंडीशन किस तरीके से होती है, जो रेखाएं हैं वो ग्राफ में किस तरीके से आती हैं। तो ये जो एक्सरसाइज है 3.2, इसका जो पहला पार्ट है यानी कि पार्ट 1, वो वाली जो वीडियो है पार्ट 1 की एक्सरसाइज 3.2 पार्ट 1, ये वाली वीडियो देख लेना। उसमें जो है आपको ये तीनों कंडीशन जो है संपाती होने की और समांतर होने की और एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करने की, तीनों कंडीशन वहाँ पर मिल जाएंगी और तीनों का ग्राफ किस तरीके का आता है मैंने उस वीडियो में बताया है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है संपाती थी, इसीलिए जो है यहाँ पर ये जो दोनों रेखाएं हैं या तो दोनों जो हैं एक दूसरे के ऊपर भी आ सकती थी। अगर यहाँ पर हमने जो बिंदु लिए थे दोनों एक से ही लेते तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि दोनों रेखाएं एक सी ही होती, दोनों एक दूसरे के ऊपर नीचे हो जाती। तो यहाँ पर मैंने जानबूझ के ही जो बिंदु हैं वो अलग अलग लिए थे ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि दोनों रेखाएँ जो हैं वो इस तरीके से समझिए कि जो दोनों रेखाएं होंगी संपाती होने की कंडीशन में, वे दोनों रेखाएं एक ही रेखा में होती हैं स्थित। मान लीजिए मैंने जो है अगर इस तरीके से ग्राफ खींचा है, ये इस तरीके से रेखा खींची है, तो दोनों ही रेखाएं वो बिल्कुल इसी सीध में होंगी। एक ये है तो दूसरी ये होगी। तो यहाँ पर इसी तरीके से हमारी ये आई है। स्केल से अगर हम इसको नाप के देखेंगे तो दोनों एक ही रेखा में, ये दोनों रेखाएं एक ही रेखा में स्थित हैं। तो या दोनों एक दूसरे के ऊपर नीचे भी आ सकती हैं या फिर आगे पीछे भी आ सकती हैं। तो ये जो रेखाएं हैं वे क्या हैं, संपाती हैं। तो इस कंडीशन में जितने भी बिंदु हमें यहाँ पर दिख रहे हैं या फिर जितने भी बिंदु इस पर प्रदर्शित हो सकते हैं, वे सभी बिंदु क्या होते हैं, इसका हल होते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो ग्राफ था ये तो मैंने यहाँ पर दिखा दिया है। तो ये अपनी जो नोटबुक है उसमें बना लेना है। तो यहाँ पर देखिए अब हम यहाँ पर किस तरीके से लिखेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बच्चों इस तरीके से, यहाँ पर लिखेंगे हम चूकी करके लिख लेंगे, क्योंकि ग्राफ तो हमने दिखा दिया और हल भी हमें मिल चुका है। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे चूकी दोनों। तो चलिए बच्चों मैं लिख लेता हूँ पहले। तो देखिए बच्चों यहाँ पर मैंने ये लाइनें लिख ली हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है चूँकि दोनों समीकरणों द्वारा निरूपित रेखाओं के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, अतः रेखा एक या समीकरण एक भी लिख सकते हैं, समीकरण भी लिख सकते हैं यहाँ पर। तो मैंने लिखा है रेखा। तो अतः रेखा 1 या 2 पर स्थित प्रत्येक बिंदु दिए गए समीकरण युग्म के हल होंगे। यानी कि यहाँ पर इस बात का मतलब ये है कि रेखा 1 या 2 पर, तो रेखाएं, ये जो रेखाएं हैं, दोनों रेखाएं हैं यहाँ पर, तो रेखा 1 या 2 पर स्थित प्रत्येक बिंदु, तो इस पर जो भी प्रत्येक बिंदु स्थित है वे बिंदु क्या हैं, दिए गए समीकरण युग्म के हल होंगे। तो यहाँ पर क्योंकि अब देखिए यहाँ पर अपरिमित रूप से अनेक हल इसमें दिखाया गया है, तो अनेक हल ही इसके होने हैं। तो इसलिए यहाँ पर इस ग्राफ में जितने भी बिंदु इन दोनों रेखाओं पर स्थित हो सकते हैं वे सभी बिंदु क्या होंगे, इस जो समीकरण युग्म हमें दिया हुआ है इन सभी के क्या होंगे, हल होंगे। तो देखिए बच्चों यहाँ पर ये तो जो है कंप्लीट हो चुका है। तो इसमें एक छोटी सी बात और बता देता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था बच्चों ये कि इसमें जो है इतना हिस्सा, ये इतना हिस्सा करने की आवश्यकता नहीं है। और अगर ये हिस्सा नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पर इस ग्राफ में ये वाले बिंदु भी मत दिखाना। जो समीकरण 2 से प्राप्त बिंदु आए थे हमारे पास D, E और F, ये वाले बिंदु भी इसमें मत दिखाना, यानी कि ये वाले बिंदु दिखाने की आवश्यकता नहीं है। तो बाकी ग्राफ जो है ये इस ग्राफ में से ये हटा देना। तो इतना भी कर सकते हैं। तो बस ये केवल मैंने आपको बताया है कि ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन आपको ये प्रश्न ऐसे ही करना है और ऐसे ही समझना है जैसे मैंने समझाया है। और अगर नोट्स बना रहे हैं तो ये जो प्रश्न है जैसे मैंने कराया है बिल्कुल ऐसे ही करना है, जैसे ग्राफ बनाया है वैसे ही बनाना है। और ये भी कंप्लीट ही करना है, जितना मैंने कराया है उतना ही करना है। बस मैंने केवल आपको बताया था कि इस तरीके से भी कर सकते हैं।
तो चलिए बच्चों, ये जो खंड है इसका ये तो कंप्लीट हो चुका है। तो इस वीडियो में तो बच्चों इतना ही, और इसका जो अगला खंड है वो करेंगे हम अगली वीडियो में। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और अपने दोस्तों में कर दीजिए इसका ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। और हाँ, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और साइड में आ रही ऑल नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन समय पर मिलती रहे बच्चों। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।